जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ऊष्मा बजट एवं सूर्य तप हीट बजट एंड इंसोलेशन पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य पृथ्वी के लिए एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर सूर्य जो है किरणें पहुंचाता है, और जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेती है। यानी कि कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, वो सूर्य है। अब सूर्य में ये ऊर्जा आ कैसे रही है, इस पर बात करते हैं। सूर्य पर हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है कि हाइड्रोजन के दो नाभिक हीलियम किस में साथ क्रिया करते हैं, उसमें बम्बार्डमेंट होती है, और उस बम्बार्डमेंट के कारण एक एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी फोटोन के रूप में आती है। जैसे केंद्र में जो जलेगी और फोटोन के रूप में आगे बढ़ेगी, और फिर यहाँ से सौर विकिरण के रूप में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, जिससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर लगातार आती है। पृथ्वी के इस ऊर्जा के उपयोग के चक्र को ही ऊष्मा बजट कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा बजट यानी कि अगर बजट, यहाँ एक शब्द आया है बजट। बजट क्या है? आय और व्यय के सम्मिश्रण को क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आय और व्यय तो है नहीं। यहाँ क्या है? सूर्य से आने वाली किरणें हैं। जब सूर्य की से आने वाली किरणें कहाँ पर पहुँचेंगी? पृथ्वी पर पहुँच जाएं, और पृथ्वी पर कुछ समय के बाद वापस ये अंतरिक्ष में लौट जाएं, तो आने और जाने के संतुलन को ही हम ऊष्मा बजट कहते हैं। ठीक है, कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण सौरतप कहलाती हैं। जो पृथ्वी पर पहुंचने वाली सूर्य विकिरण, जो सूर्य की किरणें हैं, विकिरण के रूप में जा रही हैं, और वे जब पृथ्वी पर पहुंचती हैं, इससे सूर्य पृथ्वी को गर्म करती हैं, उसे सूर्य ताप कहलाती है। मैं सूर्य तप या सूर्य ताप कहते हैं। ठीक है, सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? आपतन कोण, दिन की अवधि और वायुमंडलीय स्थिति। ये तीन इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, आपतन कोण, दिन की अवधि और वायुमंडलीय स्थिति। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आपतन कोण में बात करें तो हम पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना, ये भी एक कारण है। सूर्य की किरणों का झुकाव, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता, पारगम्यता, स्थल विन्यास, प्रचलित पवनें, समुद्री धाराएं, समुद्र तल से ऊंचाई या उत्तुंगता ढाल इसला करती है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सौर कलंकों की संख्या और एल्बिडो। ये भी इन कारणों से भी होता है। ठीक है, अब पृथ्वी पर ताप का जो औसत रहना, सूर्य ताप एवं पार्थिव विकिरण को संतुलित अवस्था ही ऊष्मा बजट कहलाता है। अब बात करें ऊष्मा बजट की क्या है। ऊष्मा बजट क्या है कि पृथ्वी पर ताप का औसत रहना, ठीक है, सूर्य ताप एवं पार्थिव विकिरण की संतुलित अवस्था को ही ऊष्मा बजट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, और सूर्य की किरणें, और ये जो है आपकी क्या है? पृथ्वी है, अर्थ है। अब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं, और पृथ्वी की जब पड़ेंगी तो पृथ्वी इसको कुछ समय के लिए ऑब्जर्व करेगी, इनको अपने में अंदर समाहित कर लेगी, और उसके बाद फिर इनको क्या करेगी? छोड़ेगी। वापस छोड़ने को क्या छोड़ेगी? तो यानी कि जब छोड़ेगी तो वापस ठंडी होगी पृथ्वी, फिर गर्म होगी ठंडी, तो इसी को क्या है? संतुलित अवस्था में ऊष्मा बजट इसी को कहते हैं। लेकिन कैसे कैसे वापस जा रही है, कैसे रोक रही है, क्योंकि सारी तो आ नहीं पा रही। अगर ये 100% आ रही हैं, निकल रही हैं, तो 100% तो नीचे नहीं आ रही, और नीचे नहीं आ रही तो फिर कहाँ रुक रही है? तो इसका विकिरण हो रहा होगा, पार्थिव विकिरण हो रहा होगा। ठीक है, कुछ अवशोषित की जा रही होंगी। तो कैसे कैसे इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, अब इसमें आप देखिए तो इस तरह से ये है, एक डायग्राम के माध्यम से हमने बता दिया है कि पूरा कैसे कैसे है, लेकिन इसको और डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए, कि प्राप्त होने वाली कुल ऊष्मा 100 इकाई मान के चलते कि 100 इकाई है। अब इसको दो भागों में बांटा हमने। एक तो प्रावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्शन यूनिट जो कि 35 इकाई, और अवशोषण होगा 65 इकाई। ठीक है, यानी कि प्रावर्तन 35 इकाई का, अवशोषण 65 इकाई का। मतलब कि पृथ्वी सूर्य से जब किरणें आई पृथ्वी की तरफ, तो वह 100 इकाई के रूप में आई, लेकिन 35 इकाई का वापस प्रावर्तन हो गया वापस। ठीक है, वे पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? अवशोषित कितनी हुई? 65 इकाई हैं, पृथ्वी पर पहुंच रही होंगी। लेकिन जो प्रावर्तन हुआ वो किन किन रूप में हुआ? देखिए, 27 इकाई का तो बादलों के द्वारा हो गया प्रावर्तन, ठीक है, और सतह द्वारा 2 इकाई का हो गया, और वायुमंडल के प्रकीर्णन द्वारा 2 यूनिट का हो गया। ठीक है, सॉरी 6 इकाई का, ये 6 इकाई है।
6 इकाई का हो गया। और अवशोषण वायुमंडल द्वारा 14 इकाई, पृथ्वी की सतह 51, पृथ्वी की सतह द्वारा 51 इकाई। तो वायुमंडल द्वारा अवशोषण कितना 14 इकाई का होगा और पृथ्वी की सतह पर 51 इकाई का हो गया। ठीक है, तो अब 51 इकाई में कैसे कैसे हुआ होगा, तो देखिए सीधे अंतरिक्ष में निष्कासन हुआ 17 इकाई का जब, ठीक है, और वायुमंडलीय अवशोषण हुआ 35 इकाई का। जो वायुमंडल में अवशोषण हुआ 35 इकाई, यही पृथ्वी का एल्बिडो है। और सीधे जो अंतरिक्ष में निष्कासन हुआ 17 इकाई, वो कैसे कैसे हुआ, विकिरण द्वारा 6 यूनिट का, संवहनीय द्वारा 9 यूनिट का, और संगणन की गुप्त ऊष्मा द्वारा 19 इकाई का अवशोषण हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, ये है टॉपिक। आर्द्रता क्या है, आर्द्रता। तो वायुमंडल की उपस्थिति में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट जलवाष्प। जो है जलवाष्प जलवायु व मौसम के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यद्यपि जलवाष्प की मात्रा कम है तो सागरों पर जलवाष्प और स्थल पर जलवाष्प, तो यानी कि सागरों पर जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो स्थल पर कम हो जाएगी। ठीक है, औशांक बिंदु, जिस न्यूनतम तापमान पर वायु संतृप्त हो जाए, जिस न्यूनतम तापमान पर वायु जो है संतृप्त हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, औशांक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, आर्द्रता के प्रकार की बात करें तो आर्द्रता के प्रकार में पहला आता है निरपेक्ष आर्द्रता, फिर विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। तो निरपेक्ष आर्द्रता की बात करते हैं, वायु के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा, ठीक है, एक मात्रा को रखा जाता है और ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में इसे व्यक्त किया जाता है निरपेक्ष आर्द्रता को। विशिष्ट आर्द्रता को प्रति इकाई भार में जलवाष्प की मात्रा और ग्राम प्रति किलोग्राम में इसको व्यक्त किया जाता है। और सापेक्षिक आर्द्रता किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं और ये प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल का द्रव्य अवस्था में गैसीय अवस्था का परिवर्तन वाष्पीकरण कहता है। यानी कि टॉपिक है ये हमारा वाष्पीकरण का। वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण क्या है कि जब जल का द्रव अवस्था से, जो जल है वो द्रव अवस्था में, और जब वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है, परिवर्तन होता है, उसमें उसका फिर क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, जल की उपलब्ध मात्रा, वाष्पीकरण सतह का क्षेत्रफल, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पौने। ठीक है, जल का गैसीय अवस्था में से तरल अवस्था में बदल जाना। ठीक है, अब है संघनन के कारण तापमान में गिरावट होगी, वायु की सापेक्ष आर्द्रता होगी, संघनन केंद्र होंगे धूल, धुआं और समुद्री नमक के कण होंगे। ठीक है, संघनन हो सकता है जब औशांक बिंदु हिमांक से कम हो। संघनन कब होगा, जब औशांक बिंदु हिमांक से कम होगा और सफ़ेद हिमांक से कम होने पे क्या बनेगा, सफ़ेद तुषार बनेगा, बर्फ बनेगी, ओलावृष्टि होगी और कुछ बादल सिरस या बादल बन जाएंगे। हिमांक से अधिक होने पर क्या होगा, ओस बनेगी, कोहरा और बादल का निर्माण होगा। ठीक है, ओस क्या है कि तापमान औशांक से नीचे हो, जब तापमान औशांक से नीचे होगा तो ओस पड़ेगी और जलवाष्प संघनित होकर पेड़ पौधों की पत्तियों पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है। ठीक है, ये इस तरह से ओस आती है। कोहरा, धूल कणों या धुएं के कणों पर सूक्ष्म जल बिंदु, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उसको गर्म करने पर वाटर वेपर बनता है और वाटर वेपर जो है जब वो धूलकण उपस्थित धूलकणों पर चिपक जाता है और धूलकण जो है वे संघनित होते हैं तो किसका निर्माण कर देते हैं, एक धुएं जैसी लेयर बन जाती है जिसको कोहरा कहते हैं। ठीक है, तुषार या पाला, ठोस हिम कणों के रूप में जब जल वाष्पित होकर अंतरिक्ष में वायुमंडल में जाता है और उस वायुमंडल में जब वायुमंडल में उसका आकार जब वायुमंडल में जाता है तो वायुमंडल में धूलकणों पे चिपक जाता है वो, और जब ये धूलकण ठोस हिम के कणों के रूप में बदल जाते हैं तो उसे तुषार या पाला बोलते हैं और बाद में वो फिर नीचे गिरता है, पत्तियों पे, पेड़ों के पत्तियों पे जम जाता है और इस तरह वो दिखता है जैसे हमने पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, कुहासा या धुंध क्या होता है, एक प्रकार का कोहरा ही है परंतु दृश्यता कम हो जाती है इसमें, कोहरे की तुलना में नमी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।